जून 2025 कर्क राशि वाले जिनके लग्न है उनके लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। जून 2025 में सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है? अगर वो ग्रह शुभ है तो कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर वो ग्रह अशुभ है तो क्या उपाय करें? आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए, और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो, और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए। किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है
उनके यूजुअली हम दान नहीं करते। वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है ये 2 राशियों में पूरा महीना गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक इनका वृषभ राशि में गोचर है और उसके बाद ये महीने के आखिर तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे इस व्यक्ति के लिए। ऐसे में सूर्य को जल देकर और सूर्य के मंत्र जप करना मात्र काफी है। जन्म के सूर्य अगर शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं भी चल रही है, तो माणिक रत्न धारण किया जा सकता है। बात करें अगर चंद्रमा की, जो इस लगन के स्वामी भी हैं, देखिए चंद्रमा के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वो किसी भी एक राशि में 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते और किसी भी एक आम इंसान के लिए 12 के 12 भाव के उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से आप ये देखते हैं कि 1 महीने में एक बार पूर्णिमा, 1 महीने में एक बार अमावस्या आ जाती है, तो इसको इतना फास्ट मूविंग पूरा का पूरा अप्रोच रहती है चंद्रमा की कि इसको ट्रैक करना और उसके बाद वो किसके नक्षत्र, किसके उपनक्षत्र और किसके उप नक्षत्र पे उस समय गोचर कर रहे हैं वो देखना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में चंद्रमा से संबंधित उपाय बताता हूं ताकि अगर वो शुभ चल रहे हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाए और अगर वो अशुभ है तो उसकी अशुभता में कुछ कमी आ जाए। सरल उपाय है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, महामृत्युंजय का जप करें, बहुत शुभ रहता है। किसी भी मंदिर में जहां पर शिवलिंग हो वहां पर जाकर कच्चे दूध में पानी मिलाकर मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। थोड़ी सी चीनी, थोड़े से साबुत जो चावल के दाने हैं वो वहां पर चढ़ाकर आए।
साथ ही आपको चाहिए कि शाम के समय अगर कहीं कोई गरीब बूढ़ी औरत मिल जाए तो उसको आप कुछ खाने पीने की चीजें दे सकते हैं। चीनी, चावल, दूध दे सकते हैं, पकी हुई खीर दे सकते हैं, बर्फी दे सकते हैं, सफेद कपड़ा दे सकते हैं, कोई तरल पदार्थ, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विड आइटम्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो तरल पदार्थ आप दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है ये 2 राशियों में दिखाई देंगे पूरे के पूरे महीने जून 2025 में। 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि के अंदर और 6 तारीख से महीने के आखिर तक ये सिंह राशि में चले जाएंगे। और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ है। और मंगल इस लगन कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह भी होते हैं, क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। यहां पर अगर इस व्यक्ति के जीवन में मंगल जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और मंगल की दशाएं चल रही हैं, तो मंगल का मूंगा रतन धारण करना बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ आप एक चीज और नोट करें यहां पर कि हनुमान चालीसा पढ़ें और सुबह मंगल के बीज मंत्र कर ले, मंगल के सिंपल मंत्र कर ले, इतना करना मात्र काफी है। बुध ग्रह की बात करें तो 1 तारीख से 6 तारीख तक बुध ग्रह रहेंगे वृषभ राशि के अंदर, 6 तारीख से 22 तारीख तक रहेंगे मिथुन राशि के अंदर, और 22 तारीख से महीने के आखिर तक ये रहेंगे कुंडली के कर्क राशि के अंदर। देखिए, जो 1 तारीख से 6 तारीख तक का गोचर है वृषभ राशि का, बेहद शुभ है। जो 6 तारीख से 22 तारीख तक का गोचर रहेगा मिथुन राशि में, वो प्योरली अशुभ है। और उसके बाद फिर महीने के आखिर तक 22 तारीख से ये वापस गोचर जब करेंगे कर्क राशि के अंदर, तो वहां पर भी ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जितने समय इनके अशुभ रिजल्ट्स मिलने हैं उस समय बुध के मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा माता के चरणों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। हरे साबुत मूंग को किसी धर्म स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। हरे साबुत मूंग आप रात के समय भिगो दें, सुबह छोटे 1-2 मुट्ठी उठा के पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, एक बर्तन में पानी भर के रख दें, और शाम के समय हरे साबुत मूंग गाय को जाके खिलाए सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे, जो कुंडली के 12वें भाव में आएगी, और उनका ये गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद अशुभ रहेगा। यहां पर अब बृहस्पति बहुत लंबे समय तक इसी भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के भी स्वामी है, छठे भाव के भी स्वामी है, और जब 12वें भाव में आके बैठेंगे और अशुभ रहेंगे तो उपाय करना तो लाजमी होता है। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें, केले के पेड़ पर जाकर जल चढ़ाकर आए, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं, 1 टुकड़ा हल्दी और 1 देसी घी का दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहता है ऐसा करना। गरीबों में पीले पकवान, कड़ी चावल या बेसन का हलवा बनाकर बृहस्पतिवार वाले दिन बांटें। किसी ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, मंदिर में चने की दाल दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल दान कर सकते हैं, और अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवा के जन्म के बृहस्पति की स्थिति देख के आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। तो बृहस्पति तो पूरा का पूरा महीना यहां पर प्योरली अशुभ रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 1 तारीख से और 29 तारीख तक जून की ये रहेंगे एरीज यानी मेष राशि के अंदर, और उसके बाद ये वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और ये जो गोचर हैं इसमें पहला गोचर जो है जिसके अंदर वो मेष राशि में रहेंगे वो बेहद शुभ रहेगा इस व्यक्ति के लिए। लेकिन जब वो आखिर के 2 दिनों में वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे तब इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए वो अशुभ नहीं रहेंगे। तो जितने समय वो शुभ है उसका फायदा उठाएं, और जब वो अशुभ है तब उस वक्त उसके उपाय करेंगे। उपायों में शुक्र के मंत्र जप करिए, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। कौवे के लिए आप 1 पनीर का टुकड़ा छोटे पीसेस में कट करके खाने के लिए डाल दें, बहुत शुभ रहेगा। और उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके थोड़े से काले तिल छिड़क कर वो भी कौवों को खाने के लिए रख दें, साथ में 1 बर्तन में पानी भरकर रख दें पीने का। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेगा। जब शुक्र अशुभ होते हैं तब उसके दान पुण्य किया जाता है, जब शुक्र शुभ होते हैं तो ऐसे समय में आप रंग बिरंगे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए,
ऐसे में इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, बेहद शुभ रहेगा। मीठा दही का स्वयं जो है वो भोजन में ऐड करें अपने, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप कोई चीज खाएं या पिएं, अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और केवड़ा जल छिड़क लें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शुक्र अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो डायमंड भी पहन लेना चाहिए। इस लगन के अंदर डायमंड बहुत अच्छा वर्क करता है अगर शुभ शुक्र जन्म के और गोचर के दोनों के मिल जाए तो। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। और शनि ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे पूरा का पूरा महीना 9वें भाव में, और वो यहां पर बहुत शुभ है। जन्म के भी अगर वो शुभ है, गोचर में भी शुभ है, लंबे समय तक रहेंगे यहां पर, और उनकी अगर दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यहां पर नीलम रतन जरूर धारण कर लेना चाहिए। हम आपको यही सुझाव देंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है और शनि जो है वो ऑपोजिट ग्रुप के हैं और इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शत्रु हैं। इन किसी भी भ्रामक सिचुएशंस में अपने आप को, दिमाग को ना उलझाइए। आपको हम बोल रहे हैं कि आप शनि का रतन धारण कर सकते हैं केवल तब अगर वह जन्म के भी शुभ है किसी राशि में, गोचर में भी शुभ है और उसकी अगर दशाएं चल रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर। बात करें अगर हम राहु ग्रह की, तो दोस्तों राहु ग्रह गोचर कर गए हैं मई 2025 के अंदर। अब वो कुंभ राशि के अंदर अपना गोचर करेंगे और ये पूरा का पूरा महीना जब वो कुंभ राशि में रहेंगे तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर राहु के मंत्र जप करिए, राहु से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसका दान करें, यहां पर सरस्वती माता की पूजा करें, पक्षियों को सतनाजा डालें, पक्षियों के पीने के लिए पानी भरकर रखें। ऐसा करना बेहद शुभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं हम आखिर में अब केतु। केतु जो है वो कभी भी अपने फल नहीं देते। केतु जिसके भाव में बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं, उसी के फल देते हैं। और केतु अभी चलेंगे सिंह राशि के अंदर, तो सिंह राशि में वो सूर्य जैसे प्रभाव देंगे। तो चूंकि सूर्य इस लगन वाले व्यक्ति के लिए पूरा का पूरा महीना शुभ है, इसलिए पूरा महीना केतु ग्रह भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करिए और रात्रि के समय सड़क के आवारा कुत्तों को आपको चाहिए कि वहां पर ब्रेड और दूध मिक्स करके फुटपाथ पे खाने के लिए रख दें। केवल इतना करना मात्र सफिशिएंट रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेके और केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। इसको अपने जन्म के शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ भी ऐड कर लें। जो ग्रह जन्म के और गोचर के शुभ है उसका फायदा उठाएं और बाकी सब ग्रहों के लिए आप उपाय करें। मेरा यही सुझाव है आपको। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।